इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए हमीद गुल की बेनजीर का तख्ता लौटने की साजिश। ये 1990 की दहाई की शुरुआत थी जब इमरान खान क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के एक साल बाद कराची में क्लिफ्टन पुल के उस पार वाली बर्गर क्लास या फिर मुल्क के बड़े शहरों में जमाते इस्लामी के विंग कौमी शबाब मिली के जलसों में अचानक मशहूर होने लगे थे। इनकी लिखी किताबें मुल्क के एयरपोर्टों और 5 स्टार या 4 स्टार होटलों पर किताबों की दुकानों में भी फरोख्त होने लगी थी। पता नहीं उन्होंने खुद लिखी थी या इनका कोई गैबाती या घोस्ट राइटर था। गैरतमंद मुसलमान और इंडस जर्नी, ए पर्सनल व्यू ऑफ इमरान खान वगैरह ग्लॉसी कागज पर छपी कॉफी टेबल किताबें। मैं इन्हीं दिनों क्लिफ्टन पुल के उस पार रहने वाली दुनिया से सैकड़ों मील दूर परे दरियाए सिंध के किनारे आबाद शहर मियांवाली गया था। वहां भी इन दिनों इमरान खान बहुत ही मकबूल था और अताउल्ला खान न्याजी के इस गीत कमीज तेरी काली ते सोने फुल्ला वाली भावे वसे तू वलैत असा करनी नहीं रहत तैको लेके जाना है मियांवाली के साथ वहां एक और लोक गीत भी मशहूर हुआ था, मुंडा मियांवाली दा पठान लगता। मैं पता नहीं क्यों इन दोनों गीतों को समझता हूं कि ये शायद इमरान खान पर बनाए गए हैं, लेकिन मियांवाली में इमरान खान से लोगों की मोहब्बत काफी गैर मामूली थी। क्रिकेट स्टार से भी ज्यादा मियांवाली वाले इमरान खान को इमरान खान न्याजी कहते थे, लेकिन यही लोग इन दिनों ईसा खेल के अताउल्ला खान न्याजी कहलवाने के खिलाफ थे। क्लिफ्टन पुल के उस पार रहने वाले कई मार्का तुलारा खवातीन की जबानी मैंने इमरान खान से मुतल्लिक कई मनफी मुस्बत किस्से सुने। इनमें से एक मार्का तुलारा खातून को तो इमरान खान ने एक दौर में प्रपोज भी किया था, लेकिन इस मार्का तुलारा खातून ने इस प्रपोजल को मुस्तरद कर दिया था। ऐसे तमाम किस्सों का ताल्लुक क्रिकेट और सियासत से नहीं। फिर अचानक अंग्रेजी जरीदों के सर वक्त पर कहानियां भी इमरान खान पर छपने लगी। क्या हेरल्ड और क्या न्यूज लाइन। लाहौर और कराची के पौश इलाकों के दीवारों और आगाज जैसी सुपरमार्केट के बाहर भी खान के पोस्टर चश्मा होने लगे, जब बाकी बड़े शहरों की दीवारें और पुल जालमों काजी आ रहा है से स्याह होने लगी थी। कराची में न्यूज लाइन का मैं रिपोर्टर था। हम न्यूज लाइन के तीनों रिपोर्टर मुल्क भर में जाकर रिपोर्टिंग करते थे। मई की एक दोपहर लाहौर के नासिर बाग में एक जलसे को रिपोर्ट करने गया था। इस जलसे में पहली बार इमरान खान की बाकायदा सियासत में लॉन्चिंग हो रही थी। इस जलसे में स्टेज पर जो बुजुर्गाने मिल्लत और जोमा बराजवान थे, इनमें ISI के ताजा साबिक सरबरा जनरल रिटायर्ड हमीद गुल, 1965 के जंग के हीरो MM आलम, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल KM अजहर और जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद भी शामिल थे। अभी नासिर बाग कोई 2 हिस्से भी नहीं भरा था, लेकिन कौमी शबाब मिल्ली के नगमे थे कि उन्होंने काम को चुकिया हुआ था। अभी डीजे भट्ट और गुल्लू भट्ट नहीं पैदा हुए थे। मुझे नासिर बाग में जुल्फकार अली भुट्टो के जलसे याद आए, खास तौर पर इसका एक ऐसा जलसा जब वो साबका सोवियत यूनियन जा रहा था। इस मशहूर जलसे में इसने बड़े गुलाम अली खान की गाई हुई गजल का ये मिसरा दोहराया था, लाई हयात आए कजा ले चली चले। फिर इसने कहा था ये कजा सरमायादारों को ले जाएगी, ये कजा सहगल और वलीका को ले जाएगी, जागीरदारों को ले जाएगी। पाकिस्तान में इंतखाबात का साल था और इसी साल अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात में काजी हुसैन अहमद की जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद, जनरल हमीद गुल के दस्ते शफकत और शबाब मिल्ली के नगमों के बावजूद इमरान खान बुरी तरह हार गया था। लेकिन 1993 के इंतखाबात के नताइज में दूसरी बार इक़्तिदार में आने वाली बेनज़ीर भुट्टो को बहुत ही अजीब और खौफनाक मुखालफत का सामना था। एक जानिब इसका पुराना और जाना पहचाना मुखालिफ जनरल रिटायर्ड हमीद गुल था, तो दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि इसका सगा भाई मीर मुर्तजा भुट्टो था। वैसे ये वही साल थे जब जनरल रिटायर्ड हमीद गुल अब मुल्क भर के प्रेस क्लबों में जाकर खिताब करने लग गए थे। उन्होंने रावलपिंडी प्रेस क्लब में भी खिताब किया था और वहां मौजूद सहाफियों में मैं भी शामिल था। मैंने अपने सवाल में इनसे पूछा था कि क्या MQM इनके ISI के डायरेक्टर जनरल होने वाले दिनों में बनवाई गई थी, तो इनका जवाब था तहरीकें जासूस एजेंसियां नहीं बनाया करती, ये लोगों के दिलों में बनती हैं। साल 1995 के किसी शुमारे में न्यूज लाइन ने अपनी कवर स्टोरी या सरवर्क कहानी में मुल्क में टैक्स दहिंदगान और ना दहिंदगान पर की थी कि मुल्क में कौन सी शख्सियात कितना इनकम टैक्स दे रही हैं या नहीं दे रही। न्यूज लाइन की इस खास रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क में सिर्फ 3 शख्सियात थीं जो अपना टैक्स बाकायदा दे रही थीं, और वो ये थीं। पहले नंबर पर मशहूर वकील खालिद इसहाक, जो सिर्फ अपनी कानून की किताबों पर 58 लाख रुपया सालाना टैक्स अदा करते थे। दूसरी शख्सियत इमरान खान थी और तीसरी मुर्तजा भुट्टो, जो अपना टैक्स बाकायदगी से अदा कर रहे थे। वगरना इन दिनों नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो भी बराए नाम और चंद लाख टैक्स ही दे रहे थे और कई बड़ी शख्सियात ने महज चंद हजार या सरासर सिफर इनकम टैक्स अदा किया हुआ था। इन्हीं सालों में एक तरफ MQM के दोनों धड़ों हकीकी और मजाजी यानी MQM अल्ताफ और फिरका वाराना तंजीमों और जनरल नसीरुल्लाह बाबर की सरबराही में पुलिस ने कराची को कत्लगाह बनाया हुआ था, तो दूसरी तरफ फौज के सीनियर और मिडिल रैंक के कुछ ऐसे अफसरान पकड़े गए थे जिन्होंने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्ट देने की साजिश की थी, जिसके मुताबिक उन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाना था। इन्हीं दिनों में कराची में हफ्त रोजा तकबीर का मदीर सलाहुद्दीन भी कत्ल हुआ था और कराची की गली गली से बोरियों में बंद लाशें मिल रही थीं। इन्हीं दिनों
कत्ल की धमकियां मिलने पर अब्दुल सत्तार ईदी मुल्क छोड़कर बर्तानिया चला गया था। मुल्क छोड़ने से कबल अब्दुल सत्तार ईदी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ लोग इनसे इनके कराची में मीठादार ईदी मरकज के सदर दफ्तर मिलने आए और इनको बेनजीर भुट्टो की हुकूमत हटाने में इनका साथ देने की दरखास्त की। जब ईदी साहब ने इनसे माजरत की तो फिर इन्हें कत्ल की धमकियां दी गई। ये बात अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी खुद नविश्त अंधों को आईना में भी बयान की है, जिनके साथ मीठादार मरकज में मुलाकात करने वाली शख्सियात उन्होंने इमरान खान बताई है। कहते हैं अब्दुल सत्तार ईदी की किताब तहमीना दुरानी ने लिखी है, तो यहाँ अहम सवाल यह है कि तहमीना दुरानी की अपनी किताब माई फ्यूडल लॉर्ड किसने लिखी है। खैर, इमरान खान को हालात ने क्रिकेट सितारे से पाकिस्तान की सियासत का हीरो या फिर एंटी हीरो बनाया, या इनको किसी फैक्ट्री में बनाया गया, या फिर वाकई गैबाती कुव्वतों ने इन्हें बनाया। बरतानवी मुसन्निफ और तारीखदान विलियम डैरेलरिम्पल ने बरसगीर की सियासत पर एक किताब दी एज ऑफ काली के नाम से तहरीर की है, और इसमें एक पूरा बाब इमरान खान के प्रोफाइल पर मबनी है या इमरान खान पर है। अपनी किताब के इस बाब में विलियम डैरेलरिम्पल कहता है कि इमरान खान इसे एक मरतबा अपने गाँव के नज़दीक एक बाबा की कुटिया में लेकर गया था। ये वही बाबा जी थे जिनसे इमरान खान अपना हर मैच शुरू करने से पहले रुजू करते थे कि जो मैच वो खेलने जा रहे हैं वो जीतेंगे कि हारेंगे, मैच खेलें या नहीं। इस बाबे की कुटिया के अंदर दीवार पर फौजी आमिर ज़िया-उल हक की तस्वीर भी लगी हुई थी। इमरान खान ने जब तहरीक इंसाफ शुरू की तो वो तब से कई बार न्यूयॉर्क भी आया। बाकी दुनिया में तारकीन वतन पाकिस्तानियों की तरह इमरान खान न्यूयॉर्क के तारकीन वतन पाकिस्तानियों में भी मकबूल हैं। बल्कि हाल ही में पाकिस्तानी डॉक्टर और दीगर दौलतमंद पाकिस्तानियों ने लाखों डॉलर कुछ अमरीकी शाहराहों पर लगाए जाने वाले इन बिलबोर्ड्स इश्तहारात पर खर्च किए हैं, जो पाकिस्तान में इमरान खान और इनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ हुकूमती और रियासती कार्रवाइयों के खिलाफ बनाए गए हैं, जिनका उन्वान है पाकिस्तान में फाशिज्म रोकी जाए। तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींचा, जिनमें मुल्क की नौजवान बड़ी तादाद में शामिल हैं, जो यूं भी पाकिस्तान की अक्सरियत हैं। इनके लिए गोया इमरान खान कशिश सकल बन गए। इमरान खान की तब्दीली आई है वाले नारे ने जहां मिराज मोहम्मद खान और रिटायर्ड जस्टिस वजीहुद्दीन जैसे लोगों को पार्टी के अंदर खींचा, तो वहीं इमरान खान की हुकूमत बरतरफ होने के बाद अयाज अमीर जैसे कालम निगारों की हमदर्दियां भी इमरान खान के साथ शामिल हो गईं। अयाज अमीर, जिन्होंने माजी में अपने कालम में लिखा था सारी जिंदगी इमरान खान एक ही काम तो करते रहे हैं, और वो है दो टांगों के बीच खेलना। इमरान खान सियासत में दाखिल होने से पहले भी अमेरिका के दौरों पर आए थे, जब वो शौकत खान मेमोरियल कैंसर अस्पताल के लिए पाकिस्तान में कवाली और क्लासिकल म्यूजिक के माइस्ट्रो नुसरत फ़तेह अली खान के कॉन्सर्ट के वसीले से फ़ंड जमा कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर से शौकत खान अस्पताल के लिए फ़ंड जमा करने में नुसरत फ़तेह अली खान का बहुत बड़ा हाथ था। इस खैर के काम में अपने कॉन्सर्ट्स का नुसरत फ़तेह अली खान ने कोई मुआवजा भी तलब नहीं किया था। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में भी शौकत खान अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट नुसरत फ़तेह अली खान का हुआ था, जिसे करवाने में एक कलीदी किरदार साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ का भी था, जो इन दिनों न्यूयॉर्क में सिटी बैंक में नहायत अहम ओहदे पर थे। यही वजह है कि जब फौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में इक़्तिदार पर कब्जा करके हुकूमत कायम की, तो मुशर्रफ काबीना में शौकत अजीज़ को वज़ीर ख़जाना या मशीर ख़जाना मुकर्रर करने की सिफारिश इमरान खान ने भी की थी। इसी तरह शौकत अजीज़ दूसरा पाकिस्तानी था जिसने अमेरिका में रहने वाले कई दौलतमंद या नौ दौलती तारकीन वतन पाकिस्तानियों के माबैन ये दौड़ पैदा की कि वो भी मोइन कुरैशी और शौकत अजीज़ की तरह वज़ीर आज़म या वज़ीर बन सकते हैं। लेकिन शौकत अजीज़ के करीबी हल्के जानते हैं कि इसका अच्छी ब्रॉडकास्टिंग तर्ज की क्वालिटी वाली आवाज़ और सुश्ता अंग्रेज़ी और उर्दू बोलने वाले शौकत अजीज़ ने वज़ारत उज़्मा के ओहदे तक पहुँचने में अपनी जेब से $1 भी खर्च नहीं किया और झट से कौमी असम्बली की नशिस्त पर चुनवाया गया था। इमरान खान जब तहरीक इंसाफ कायम करने के बाद पहली बार 2008 में न्यूयॉर्क के दौरे पर आए, तो पाकिस्तानी इलाके कॉनी आइलैंड एवेन्यू में एक मुकामी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों से ज़्यादा मकामी पाकिस्तानी जमा थे और इनसे ज़्यादा क्रिकेट के मुतालिक सवालात पूछ रहे थे। इससे कबल मुशर्रफ के इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद इन्हें जबरी तौर पर उठाया गया था। इस दौरे के दौरान इमरान खान ने एशिया सोसाइटी से भी एक खिताब किया था। बोल इनके ये थे, मगरिब को मुझसे ज़्यादा कौन जानता है भला। एशिया सोसाइटी के सामीन को इमरान खान ने बताया था कि मैं कबायली इलाकों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में भी रहा हूँ। ड्रोन हमले मसले का हल नहीं। ड्रोन हमलों में जिन बेगुनाह लोगों के घर वाले हलाक होते हैं, फिर वो इंतकाम के लिए उठ खड़े होते हैं और तालिबान बन जाते हैं। इसके बाद इमरान खान को तालिबान खान कहा जाने लगा। एक मरतबा उन्होंने अहमदियों के हक में भी बात की थी, जो बाद में इनको तरदीद की सूरत में वापस लेनी पड़ी थी। इनकी हुकूमत के दौरान करतारपुर का रास्ता खुलने का क्रेडिट दुनिया भर के सिख, मर्द, औरतें और बच्चे इमरान खान को देते हैं और बालिग सिख इमरान खान के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते। तहरीक इंसाफ के शुरुआती दिनों में इमरान खान के एक अमरीकी दौरे के दौरान न्यूयॉर्क में मैंने इनका इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के दौरान मैंने इमरान खान से विलियम डैरेलरिम्पल की किताब में दर्ज वाक़े के मुताबिक अपनी कुटिया में ज़िया-उल हक का फ़ोटो लगाकर रखने वाले बाबे से मुलाकात और मैच खेलने से पहले इस बाबे से रुजू करने से मुतल्लिक पूछा, तो उन्होंने इसकी तरदीद करते हुए कहा था विलियम डैरेलरिम्पल झूठ बोलता है। बात इसके बरक्स थी। दरअसल विलियम डैरेलरिम्पल मुझे इस बाबे के पास लेकर गया था ये पूछने के लिए कि इनकी मंगनी एक ख़ास लड़की के साथ होगी कि नहीं।